हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एडिमा के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ एडिमा। एडिमा इज डिफाइंड एज अ पल्पेबल swelling produced by expansion of the interstitial fluid volume. एडिमा इज डिफाइंड एज अ पल्पेबल swelling। एडिमा को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। ये एक तरह से पल्पेबल यानी कि विजुअल, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी स्वेलिंग प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपेंशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम के बढ़ने से यानी एक्सपेंस होने से प्रोड्यूस होती है। बेसिकली हम इस तरह कह सकते हैं, एडिमा एक तरीके की स्वेलिंग है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम के बढ़ने से होती है। डेफिनेशन ऑफ एडिमा। एडिमा इज़ द मेडिकल टर्म फॉर स्वेलिंग। एडिमा एक मेडिकल टर्म है जिसे स्वेलिंग के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ अ जनरल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू इंजरी और इन्फ्लामेशन। एडिमा जो है वो एक तरीके से बॉडी का जनरल रूटीन रिस्पॉन्स है। जब भी बॉडी में कहीं पे इंजरी होती है या बॉडी के किसी पार्ट में इन्फ्लामेशन होता है, उस टाइम पर बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है उसे एडिमा कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, एडिमा इज स्वेलिंग एंड पफिनेस ऑफ ए बॉडी पार्ट ड्यू टू एबनॉर्मल एक्मोडेशन ऑफ फ्लूइड इन बॉडी टिश्यू ऑफ हैंड्स, आर्म्स, एंकल्स, लेग्स एंड फीट। एडिमा इज स्वेलिंग एंड पफिनेस। एडिमा एक तरीके से स्वेलिंग है ऑफ द बॉडी पार्ट ड्यू टू एबनॉर्मल एक्मोडेशन। बॉडी की किसी भी पार्ट में, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में जब भी फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है या एबनॉर्मल एक्मोडेशन होने लगता है, लाइक बॉडी के टिश्यूज़ में है, चाहे वो हैंड्स के टिश्यूज़ हों, आर्म्स हों, या फिर एंकल्स हों, या लेग्स या फीट, बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में जब फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है, एबनॉर्मल कनेक्शन होने लगता है, तो उसे एडिमा कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स। पहला टाइप है पेरिफेरल एडिमा। मेन साइंस ऑफ पेरिफेरल एडिमा और स्वेलिंग। पेरिफेरल एडिमा का जो एक मेन साइंस होता है वो होता है स्वेलिंग, यानी वहाँ पर आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। पफिनेस यानी सूजन जो है वो आप देख सकते हैं, विजुअलाइज होगी। एंड डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग मूविंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में स्वेलिंग होगी उस पार्ट को मूव करने में डिफ़िकल्टी होगी, ईजिली मूव नहीं किया जा सकता उस पार्ट को। हैंड्स हो या फिर आर्म्स हो, लेग, फीट, एंकल्स आर अफेक्टेड बाय पेरिफेरल एडिमा। अगर बॉडी के इन पार्ट्स में स्वेलिंग देखने को मिलती है तो उसे आप पेरिफेरल एडिमा में काउंट करेंगे। हैंड्स में स्वेलिंग है या फिर आर्म्स में है, फोर आर्म की बात नहीं हो रही है, आर्म की बात हो रही है, यानी शोल्डर टू एल्बो की बात हो रही है। आर्म्स में है या फिर रिस्ट टू फिंगर यानी हैंड्स में है, या फिर लेग्स में, फीट्स में और एंकल्स पे अगर स्वेलिंग देखने को मिल रही है तो इसे पेरिफेरल एडिमा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सेरेब्रल एडिमा। इफेक्ट द ब्रेन, इट कैन हैपन ड्यू अ रेंज ऑफ रीजन, मैनी ऑफ विच आर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग। सेरेब्रल एडिमा जो है वो बेसिकली ब्रेन को अफेक्ट करता है। इट कैन हैपन ड्यू अ रेंज ऑफ रीजन, यानी इसका कई कारण हो सकते हैं, किसी भी रीजन की वजह से ब्रेन को इफ़ेक्ट कर सकता है और वो स्वेलिंग यानी एडिमा कॉज करेगा। और ये कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, बिकॉज ब्रेन में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई, इन्फेक्शन हो गया, तो इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट टाइप है पल्मोनरी एडिमा। Excessive fluid collect in the lungs and cause difficulty in breathing. Main cause of pulmonary edema is congestive heart failure or acute lung injury. जब भी एक्सेसिव फ्लूइड कलेक्शन होता है लंग्स में अगर फ्लूइड का कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो ब्रीथ लेने में डिफ़िकल्टी होगी। मेन कॉज ऑफ पल्मोनरी एडिमा इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसका मेन रीज़न जो होता है पल्मोनरी एडिमा का वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, यानी हार्ट में अगर फेलियर है तो हार्ट सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा होगा। या फिर एक्यूट लंग्स इंजरी होगी,
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या एक्यूट लंग्स इंजरी, अगर लंग्स में कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से अगर एडिमा हो रहा है तो उसे पल्मोनरी एडिमा में काउंट करेंगे। या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से अगर एडिमा हो रहा है तो उसे भी पल्मोनरी एडिमा में काउंट करेंगे। जैसे कि लेफ़्ट एट्रियम या लेफ़्ट वेंट्रिकल में अगर फेलियर देखने को मिल रहा है, बिकॉज लेफ़्ट एट्रियम में और वेंट्रिकल में जो कंजेशन होगा उसकी वजह से अगर एडिमा हो रहा है तो उसे पल्मोनरी एडिमा में काउंट करेंगे। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में अगर कहीं कंजेशन हो रहा है उसकी वजह से अगर एडिमा हो रहा है तो उसे पेरीफेरल एडिमा में काउंट करेंगे। बेसिकली ये कह सकते हैं कि राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल की वजह से अगर स्वेलिंग हो रही है तो वो पेरीफेरल साइड पे आपको देखने को मिलेगी, और अगर लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल की वजह से हो रही है तो वो पल्मोनरी लंग्स मतलब यानी कि पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट है मैक्यूलर एडिमा। इन दिस कंडीशन स्वेलिंग अकर इन अ पार्ट ऑफ द आई। पेशेंट मेन एक्सपीरियंस चेंज इन विजन। इन दिस कंडीशन स्वेलिंग अकर इन पार्ट ऑफ द आई, यानी आई के इन साइड या पेरीफेरल साइड, यानी कि इंटरनल भी हो सकती है स्वेलिंग या फिर पेरीफेरल साइड में भी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, जिससे कि उसका जो सेंटर विजन जो होता है वो चेंज हो जाता है। पेशेंट का जो सेंटर विजन होता है वो उसमें देखने में डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट है कॉजेस। डाइटरी कॉजेस, लो कंजप्शन ऑफ विटामिन B1, B6 एंड B5, या फिर ड्यू टू लो प्रोटीन लेवल इन द ब्लड, कंजप्शन ऑफ टू मच सॉल्ट इन डाइट। अगर विटामिन B1 या B6 या B5 का लो कंजप्शन है, बहुत ही कम मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, इसकी वजह से भी स्वेलिंग देखने को मिलेगी। या फिर ब्लड में प्रोटीन जो है वो प्रोटीन का लेवल कम है। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम एल्बुमिन होता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो अगर ब्लड में आपके प्रोटीन का लेवल जो है वो बहुत कम है तो इसकी वजह से भी स्वेलिंग देखने को मिलेगी, यानी एडिमा देखने को मिलेगा। या फिर कंजप्शन ऑफ टू मच सॉल्ट इन डाइट। डाइट में आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेने से वाटर रिटेंशन होगा जिसकी वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, जिससे आपको एडिमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कॉज है फिजिकल कॉजेस। फिजिकल कॉजेस में लीवर डिसऑर्डर हो सकता है। लीवर डिसऑर्डर में सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो। तो ये तीनों ही जो रीजन है, यानी तीनों जो कॉज हैं, ये मेन हार्ट से रिलेटेड है, सॉरी लीवर से रिलेटेड है। यानी कि लीवर डिसऑर्डर में क्या होगा, सिरोसिस ऑफ लीवर। तो लीवर जो होता है वो पोर्टल वेन से कनेक्टेड होता है। हाइपरटेंशन इन पोर्टल वेन, यानी कि लीवर पोर्टल वेन से कनेक्टेड होता है, तो पोर्टल वेन में क्या होगा, जब सिरोसिस ऑफ लीवर होगा तो हाइपरटेंशन होगा पोर्टल वेन में, जिसकी वजह से जो वेन की सप्लाई होगी वो बैक फ्लो होने लगेगी। जब वेन की सप्लाई बैक फ्लो होगी तो फ्लूइड जो है वो ओवरलोड होगा, यानी कैपिलरी वीक होगी, कैपिलरी परमेबिलिटी होगी, और जब कैपिलरी परमेबिलिटी होगी तो एडिमा कॉज होगा। नेक्स्ट हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कभी कभी एडिमा देखने को मिल जाता है लिवर सिरोसिस में, क्योंकि लिवर सिरोसिस है तो हार्मोनल चेंजेस होंगे, हार्मोनल चेंजेस की वजह से एडिमा देखने को मिलेगा। हार्ट फेलियर में राइट साइड या लेफ़्ट साइड अगर फेलियर देखने को मिलता है तो इट मीन्स हार्ट सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से या तो राइट साइड फेलियर होगा या लेफ़्ट साइड फेलियर होगा। हार्ट अगर सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर रहा है तो वहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, जिससे वहाँ पर भी कैपिलरी वीक होगी, यानी परमेबिलिटी होगी और एडिमा होगा। ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो, इसमें भी सेम रहेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, जिसकी वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी हो रही है, देन एडिमा कॉज हो रहा है। नेक्स्ट है ब्रेन डिसऑर्डर। ब्रेन डिसऑर्डर में हेड इंजरी हो गया या ब्रेन ट्यूमर हो गया या स्ट्रोक हो गया, इन तीनों वजह से ही एडिमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है रीनल फंक्शन या किडनी डैमेज। रीनल फंक्शन से
इस तरह कह सकते हैं कि अगर किडनी आपकी मतलब किडनी पेशेंट की प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो आउटपुट प्रॉपर नहीं होगा, यानी जो फ्लूइड है उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि किडनी का वर्क क्या होता है, फ्लूइड को एलिमिनेट करना। तो फ्लूइड का एलिमिनेशन नहीं हो, और जब एलिमिनेशन नहीं होगा वाटर का तो वेन्स में या वेसल्स में प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा तो स्वेलिंग होगी। नेक्स्ट है वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स में भी प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे बल्जिंग होने लगती है। जब वेन्स अगर कोई वेन्स में प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पर बल्जिंग दिखेगी आपको, यानी वेन्स जो है वो फूली हुई दिखेंगी, उभरी हुई दिखेंगी, जिससे वहाँ पर कंजेशन होगा, और कंजेशन होगा तो एडिमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सिस्ट ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। ग्रोथ ऑफ ट्यूमर कहीं पर भी अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो इससे लिम्फेटिक डक्ट या जो ब्लड वेन होगी वो सप्रेस होगी, जिससे एडिमा देखने को मिलेगा। ब्लड क्लॉट में भी कहीं पर अगर वेन्स में ब्लॉकेज हो गया है, वेन्स में कहीं पर ब्लड जमा हो गया है जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से एडिमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अदर कॉज। एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी, क्योंकि बिकॉज एलर्जिक रिएक्शन जब होता है तो वहाँ पर केमिकल्स रिलीज होते हैं, केमिकल्स की वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कैपिलरी में प्रेशर क्रिएट होता है और कैपिलरी परमेबिलिटी होती है, लीकेज होता है तो स्वेलिंग देखने को मिलती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड कोई पेशेंट अगर बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहा है तो कभी कभी उसकी वजह से भी स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, क्योंकि बॉडी उस टाइम पर कई हार्मोन्स को रिलीज करती है, जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होता है, और वाटर का लेवल जो है वो हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं, क्योंकि बॉडी में जो भी वाटर का लेवल होता है वो कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होंगे, यानी बॉडी कई सारे हार्मोन्स को रिलीज कर रही है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, जिसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलेगी। सनबर्न से बर्न या सनबर्न में कैपिलरी परमेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से स्वेलिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, हाई एल्टीट्यूड, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मेंसुरेशन एंड प्री मेंसुरेशन। तो इन्फेक्शन में भी हिस्टामिन केमिकल जो है, हिस्टामिन या प्रोस्टाग्लैंडिन, ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है और स्वेलिंग देखने को मिलती है। हाई एल्टीट्यूड में O2 लेवल कम होता है, जिससे ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होती है और ब्लड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, हार्ट सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कई फीमेल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करती हैं, तो उस टाइम पर हार्मोन का जो लेवल होता है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलती है। मेंसुरेशन एंड प्री मेंसुरेशन में यहाँ पर भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से स्वेलिंग या एडिमा देखने को मिलता है, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले, इस वजह से स्वेलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू एनी कॉज, यानी किसी भी रीजन से हो सकता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स बिकम लीकी। ड्यू टू एनी कॉज का मतलब है वहाँ पर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या कोई ब्लड क्लॉट हो गया है, या ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, हाइपरटेंशन हो रहा है, इस वजह से, तो कोई भी एनी कॉज हो सकता है। स्मॉल ब्लड वेसल्स बिकम लीकी हो जाएंगी। रिलीज फ्लूइड इनटू नियर बाई टिश्यू, जब स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो जब लीकी होने लगती हैं, वहाँ से लीकेज होने लगता है ब्लड का, तो वो जो फ्लूइड होता है वो नियर बाई यानी पास के टिश्यू में एक्स्ट्रा सेलुलर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड, वहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, और फ्लूइड के एक्यूमुलेशन होने की वजह से टिश्यू में स्वेलिंग आ जाती है। पैथोफिजियोलॉजी क्लियर है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। स्वेलन, स्ट्रेस्ड एंड साइनी स्किन। इसका जो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा, मेन जो सिम्टम्स होगा वहाँ पर स्वेलिंग दिखेगी, स्ट्रेस्ड स्किन दिखेगी और बहुत ही साइनी स्किन दिखेगी। नेक्स्ट है वेट गेन या लॉस। वेट या तो गेन होगा या फिर वेट लॉस होगा। टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मीन्स, टैकीकार्डिया मेडिकल टर्म है, यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगी। हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी हाई देखने को मिलेगा। चेंज इन बॉवेल हैबिट, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, बिकॉज हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। हेडेक एंड कन्फ्यूजन, अगर सेरेब्रल एडिमा है तो कन्फ्यूजन भी देखने को मिलेगा और हेडेक भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पफीनेस ऑफ द एंकल्स, फेस और आइज़। एंकल्स के आसपास या फेस या आइज़ के आसपास पफीनेस यानी स्वेलिंग देखने को मिलेगी। लेथार्जी, बहुत ही वीकनेस फील होगी पेशेंट को। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन, अगर लीवर ऑफ सिरोसिस है तो एब्डोमिनल पेन भी होगा, या कोई भी एब्डोमिनल इन्फ्लामेशन हुआ है जिसकी वजह से भी एब्डोमिनल पेन होगा। एकिंग बॉडी पार्ट्स एंड स्टिफ जॉइंट, एकिंग बॉडी पार्ट्स एंड स्टिफ जॉइंट होगा, यानी पेन होगा। नेक्स्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग भी देखने को मिल सकती है। फ्यूलर हैंड एंड नेक, यानी हैंड और नेक के पास में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। फूला यानी कि उभरा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। सबसे पहले तो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट को कभी पास्ट में कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, या पेशेंट की कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से पेशेंट को स्वेलिंग हो रही है, तो प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। नेक्स्ट इमेजिंग टेस्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं या पेशेंट का एक्सरे भी करा सकते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट भी करा सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। अगर एडिमा है तो इसकी वजह से और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इन्फेक्शन एंड स्वेलिंग, इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, जिस भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में स्वेलिंग है उस बॉडी पार्ट को मूव करने में प्रॉब्लम होगी, या फिर पेशेंट को वॉक करने में, चलने में प्रॉब्लम होगी। स्ट्रेस्ड स्किन एंड ईची स्किन होगी, वहाँ पर जहाँ भी स्वेलिंग होगी वहाँ का पार्ट स्ट्रेस्ड फील होगा और ईची फील होगा, पेनफुल होगा, स्वेलिंग तो होगी। इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन भी हो सकता है। स्किन अल्सर्स भी हो सकते हैं अगर लंबे टाइम से स्वेलिंग है। स्कैरिंग बिटवीन द लेयर्स ऑफ टिश्यू, स्कैरिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। एडमिनिस्टर डायरेटिक्स ड्रग, अगर पेशेंट को एडिमा है तो डायरेटिक्स ड्रग दे सकते हैं, लाइक इज़ दैट फ्रूसोमाइड। फ्रूसोमाइड का क्या यूज होता है, टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड। बॉडी में जो फ्लूइड रिटेंशन हो रहा होता है उसको ये रिमूव करता है, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसे ये बॉडी से रिमूव कर देता है डायरेटिक्स। नेक्स्ट है अवॉइड सॉल्ट इनटेक इन डाइट। पेशेंट की डाइट में सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं देंगे, सॉल्ट जो है वो अवॉइड करना है। रेगुलर एक्सरसाइज पेशेंट को करने के लिए एडवाइस करना है, बिकॉज रेगुलर एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, इस वजह से रेगुलर एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करेंगे। अवॉइड एक्सट्रीम टेम्परेचर सच एज हॉट बाथ्स एंड शॉवर्स। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी कि सच एज हॉट बाथ, बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहीं नहाना है, उससे भी स्वेलिंग होती है। वियर सपोर्टिंग स्टॉकिंग्स, कोई भी सपोर्टिव स्टॉकिंग्स यानी कि कोई भी आर्टिकल का आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको एडिमा में रिलीफ मिले। डिक्रीज ओबेसिटी, ओबेसिटी को डिक्रीज करना है, यानी कि मोटेपन को कम करना है। इफ़ एडिमा इज़ ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लूइड ड्रेनेज, ट्रीटेड बाई एलिमिनेटिंग द ऑब्स्ट्रक्शन इज़ दैट ब्लड क्लॉट। एडिमा अगर किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, फ्लूइड ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, इसकी वजह से अगर एडिमा हो रहा है तो पहले
उसे एलिमिनेट करेंगे। जैसे कि कहीं पर भी अगर ब्लड क्लॉट हो गया है जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है और इस वजह से स्वेलिंग हो रही है, तो पहले उस ब्लड क्लॉट को रिमूव करेंगे या ट्रीट करेंगे। एंटी हिस्टामाइन फॉर एलर्जिक रिएक्शन इज दैट एविलोर लिवोसेडार्जिन। एंटी हिस्टामिन ड्रग देंगे अगर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से एडिमा हुआ है, तो एंटी हिस्टामिन ड्रग देंगे। नेक्स्ट है राइस। राइस मैंने पहले RIC ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैंने इन्फ्लामेशन के टॉपिक में मैंने बताया था। राइस एप्लीकेशन यूज करनी है। R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस एप्लीकेशन, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर एलिवेशन। तो ये मैंने इन्फ्लामेशन के टॉपिक में बताया है। मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है और टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।